हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल फिज़िक्स विद BKS। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने कल आपसे पूछा था ग्रुप के अंदर कि हम जो है आप कौन से टॉपिक्स के ऊपर चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने क्रोमोसोम एंड डीएनए वाली जो है टॉपिक बताई, कुछ ने बायो एनर्जेटिक्स का भी कहा। सो आहिस्ता आहिस्ता करके मैं वीडियोस बनाऊंगा और जो लास्ट 10 डेज़ होंगे उसमें जो है मैक्सिमम वीडियोस जितनी हो सकेंगी मुझसे वो मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि फ़िलहाल मैं हॉस्टल हूँ। तो यहाँ पर भी अभी जो है ना सुबह के 8:30 बज रहे हैं, ठीक है। और रमज़ान की वजह से हम सारी रात जागते हैं वैसे ही नॉर्मली, और सोते सुबह को ही हैं। तो आज सैटरडे मुझे ऑफ होता है, तो मैंने सोचा कि सुबह के टाइम जो है वो मैं वीडियो बना लूँ और आपका जो ये टॉपिक है इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ। अच्छा, और अगर मैं आपको मेरी आवाज़ कम लग रही हो तो वॉल्यूम अपना फुल करके ये वीडियो देख लेना, क्योंकि जो मेरा रूममेट है वो सो रहा है और उसके सोने के बावजूद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और वैसे ही मुझे नींद नहीं आ रही थी। सो मैंने सोचा कि इस टाइम को भी थोड़ा सा यूटिलाइज़ कर लें। सो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ क्रोमोसोम एंड डीएनए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और जब मैं अपने एमडी के टाइम की बात करूँ तो ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट होता था। टीचर्स इस चैप्टर को इतना डिटेल में समझाते थे ताकि आपको जो है इस चैप्टर का हर कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर जो है मेजर कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन दिस यूनिट यू विल लर्न, आपको क्या क्या चीज़ें जो है आप इसमें से सीख सकते हो। तो सबसे पहले क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो आप ये इसमें सीखोगे डीएनए इज हेरिडिटी मटेरियल। अच्छा, ये तो डायरेक्ट लाइन एमसीक्यू आई हुई है प्रीवियस पास्ट क्वेश्चंस के अंदर। जब एनटीएस के टाइम पर पेपर होता था ना, तो सवाल आया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेरिडिटी मटेरियल। तो टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया करो, उसके उनके जो टाइटल्स होते हैं कभी कभी उनमें से भी जो है क्वेश्चन आ जा सकता क्वेश्चन जो है आ जाता है। अच्छा, डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने इस यहाँ से डीएनए हटा दिया था। डैश इज दी हेरिडिटरी मटेरियल, ऑप्शन में था जीन और क्रोमोसोम और डीएनए, इस तरह से ऑप्शंस थे। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए काफ़ी, जो है जीन जो है वो करके आए, लेकिन डीएनए इज दी हेरिडिटरी मटेरियल, या इसको आप डीएनए इज दी हेरिडिटरी मटेरियल आप बोल सकते हो। अच्छा, और डीएनए रेप्लिकेशन, जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन होता क्या है, ये सारी चीज़ें किस तरह से होती हैं, म्यूटेशन क्या है, ये सारी चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा आइडिया दे दूं। एज वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस क्लासेस दैट द न्यूक्लियस ऑफ सेल कंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। अब आपके पास जो सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो है एक क्रोमेटिन मटेरियल होता है, ठीक है। इसको मैं अगर बाहर निकाल कर यहाँ पर बना दूँ, सपोज करो कि दिस इज़ न्यूक्लियस एंड दिस इज़ आवर क्रोमेटिन नेटवर्क। तो इसको मैं क्रोमेटिन क्रोमेटिन नेटवर्क कह सकता हूँ, ठीक है। और इसको न्यूक्लियर रेटिकुलम भी समटाइम्स कहा जाता है। सो क्रोमेटिन नेटवर्क इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियर न्यूक्लियर रेटिकुलम, ठीक है। तो ये आपको सिंपली ये कह रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर एक जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन नेटवर्क, या उसको न्यूक्लियर रेटिकुलम हम कह सकते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारा, व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन अ डाई, व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन अ डाई दिस मटेरियल बिकम्स डार्कली स्टेन्ड, दिस मटेरियल बिकम्स डार्कली स्टेन्ड टू मेड इट प्रोमिनेंट। अब यहाँ पर एक चीज़ बोली गई कि अगर हमने इस मटेरियल के अंदर, जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसके अंदर जब हमने कोई इंक डाला या डाई जो है उसके अंदर हमने डाली, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जो है डार्कली स्टेन हो गया। क्या हो गया? डार्कली डार्कली स्टेन, यानी कि उसको जो है कलर जो है डार्क हो गया। अब इसके पीछे एक स्टोरी वो मैं आपको बताता हूँ, पूरा इसका नाम जो है किस तरह से पड़ा, क्रोमोसोम वगैरह हर चीज़। फिलहाल बुक के साथ चलते चलो। This chromatin material during cell division condenses to form specific types of threads called chromosome। अब बेसिकली ये जो आपकी क्रोमेटिन नेटवर्क होती है इसमें ये जो फाइबर्स होते हैं ना, ये इस तरह से, ये फाइबर्स ये क्या करते हैं, कंडेंस होते हैं ये कंडेंस होंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लिखूँ, सो दे विल कंडेंस, और इनके कंडेंसेशन की वजह से इनकी एक प्रॉपर शेप आती है लाइक दिस,
ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज क्रोमोजोम, दीज आर नोन एज क्रोमोजोम। और जिनके पास दो स्ट्रैंड्स होंगी, ठीक है, वो डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोजोम, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड क्रोमोजोम। ये भी काउंट क्रोमोजोम होगा, ये भी काउंट क्रोमोजोम होगा। फ़र्क क्या है, इसके पास दो क्रोमेटिड्स हैं और इसके पास सिंगल क्रोमेटिड है, और इसके बाद पास भी जो है वो डबल क्रोमेटिड्स हैं। तो ये मैं छोटी सी एक फिगर वगैरह बनाकर आपको समझाई। We have also studied about the Mendelian imaginary unit of inheritance which he named factors। अच्छा, जब मेंडल्स ने जो है एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए थे ना, तो उस टाइम जीन का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उसने जीन वर्ड को जो है वो फैक्टर का नाम दिया था। उसने कहा था कि ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो रही हैं, यानी कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। सो उनको नाम जो दिया गया था वो नाम दिया गया था किसका, फैक्टर्स का। तो ये सारी चीज़ें आप लिंक्ड रखो और माइंड में रखो, तो हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझते जाएंगे। ठीक है, अब ये चीज़ आपने समझी। आपने क्या समझा कि आपके पास जो है वो क्रोमेटिड नेटवर्क है। क्रोमेटिड नेटवर्क को हम न्यूक्लियर रेटिकुलम भी कहते हैं, और जब ये कंडेंस होता है तो कंडेंस होने की वजह से जो है ये अपना एक स्पेसिफिक शेप देता है, जिसको हम नाम देते हैं क्रोमोसोम का। अच्छा, क्रोमोसोम बेसिकली होता क्या है, तो ये इस तरह से इसकी शेप होती है क्रोमोसोम की। इसको मैं ठीक तरीके से बना लूँ। ठीक है, इस तरह से जो है वो क्रोमोसोम होता है। इसके बीच के अंदर जो सेंटर का पॉइंट होता है, इसे हम नाम देते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। अच्छा, और उसका जो ये सिंगल यूनिट है, या ये जो सिंगल पीस है, इसको हम बोलेंगे क्रोमेटिड। आज ये पेन पता नहीं क्यों मसला कर रहा है लिखने में। क्रोमेटिड। और उसके बाद अगर इसके पास दो क्रोमेटिड्स हैं तो इसको हम नाम देंगे अपना जो है डबल, अपना जो है क्रोमेटिड्स, या इन दोनों को डाटर क्रोमेटिड्स भी कहा जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि जो इनहेरिटेंस की थ्योरी है, क्रोमोसोमल थ्योरी, उसको हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर इसने बताया कि इन 1860 इन 1860 मेंडल presented his law of inheritance, but unfortunately at the time no one was there to recognize his valuable work। अच्छा, मेंडल का जो काम इसने किया था ना, मेंडल ने, वो बाद में तीन साइंटिस्ट करके आए थे। ठीक है, थ्री साइंटिस्ट, और तीनों का काम जो था ना वो मिलाकर भी मेंडल के जितना सिंपल और जो है अच्छा नहीं था। तो फिर इन्होंने जो काम किया था तीनों साइंटिस्ट ने, उन्होंने देखा कि एक रिसर्च पहले से हुई हुई है, वो जो किसने की है, मेंडल ने। फिर इन्होंने अपना जो है क्रेडिट मेंडल को दे दिया था, क्योंकि मेंडल ने वो काम करके छोड़ के चला गया था। जब वो मर गया तो उसके बाद जो है मेरे ख्याल से 30 ईयर्स के बाद जो है उन्होंने उस काम को देखा था। आई एम नॉट श्योर अबाउट दी डेट्स, तो वो आप जो है खुद से कंफर्म कर लेना। ही वॉज अनअवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा, मेंडल को ये भी पता नहीं था कि क्रोमोसोम होता क्या है। In 1900s and late 1890s, so many cytologists work on cellular structures and chromosomes. In 1900, Mendel's work got recognized by three European scientists। अब यहाँ पर सेम जो है बात हो रही है कि तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम जो है मेंडल का पहचाना। अब साइंटिस्ट कौन से थे, हुगो डिवेरिस, कार्ल कोरेंस एंड एरिक वॉन शीमार्क। अब ये तीन साइंटिस्ट थे। इनके नाम जो है ना, वो इसमें अपना प्रोनाउंसिएशन वगैरह की टेंशन मत लिया करो, क्योंकि ये अंग्रेज़ वैसे ही नाम जो है हमारे कौन से ये ठीक तरीके से नाम लेते हैं। तो हुगो डिवेरिस, कार्ल कोरेंस, एरिक वॉन शीमार्क, तो इनके नाम अपनी मर्ज़ी से लिया करो, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। प्रोनाउंसिएशन वगैरह का कुछ चक्कर नहीं है। जैसे कि अब ये बाबर आज़म है, जैसे कि मेरा नाम भी बाबर है, तो ये बाबर को बबार बाबर पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, तो हम पर भी ये लाजम है कि इनके नाम बिगाड़ें। With these other scientists, Walter Fleming, Walter Sutton, T.H. Morgan, Theodore Bowen, अच्छा ये जो साइंटिस्ट थे ना, ये सारे मिलकर also worked on chromosome structures, numbers, behavior during inheritance and sexual reproduction।
तो ये सारे साइंटिस्ट मिलकर बेसिकली जो काम कर रहे थे, ये थोड़ी सी हिस्ट्री है कि इन तीनों ने मिलकर जो है काम किया और मेंडल के इक्विवेलेंट काम नहीं कर पाए। और क्रेडिट किसको दिया इन्होंने, खुद ही वो मेंडल को दिया। अच्छा, ये कर्ल कोरेंस की पिक्चर है और मेंडल ने काफ़ी अच्छा काम किया था और उसने जो तरीके समझाए वो काफ़ी इजी थे, तो इसी वजह से बाद में मेंडल के काम को जो है वो एप्रिसिएशन मिली। और बाद में जो बाकी साइंटिस्ट हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स पर, नंबर्स पर, बिहेवियर पर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर काम जो है इन्होंने भी किया है। ठीक है, और यहाँ पर अगेन जो है हिस्ट्री लिखी हुई है, हिस्ट्री ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी। जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट वेल्टर फ्लेमिंग 1882 was the first scientist who put foundation stone for chromosomal theory। अच्छा, एक चीज़ याद कर लें कि क्रोमोसोमल थ्योरी की फाउंडेशन किसने दी, तो ये वेल्टर फ्लेमिंग साइंटिस्ट था 1882 के अंदर। ठीक है, उसने जो है अपना जो है बेसिस दिया किसके लिए, क्रोमोसोमल थ्योरी के लिए। ही ऑब्जर्व द डिवाइडिंग ऑफ सेलेमेंडर लार्वी। ये चीज़ याद करनी है फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू कि इसने किस चीज़ को ऑब्जर्व किया। सेलेमेंडर, सेलेमेंडर जो है एक ऑर्गेनिज्म है जिसके लार्वा को इसने ऑब्जर्व किया जब वो डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, अब ये सेलेमेंडर सपोज करो ये लार्वी है, तो ये जब डिवाइड कर रहे थे सेलेमेंडर के लार्वी, स्पेशी कौन सी थी, सेलेमेंडर, और लार्वी को जब ये डिवाइड कर रहे थे तो इसने ऑब्जर्व किया एंड टर्म्ड एज कलर्ड बॉडीज। तो बेसिकली यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है, तो मैं वो आपको बताऊँ कि हुआ क्या था। तो ये जो सेलेमेंडर लार्वी हैं, सेलेमेंडर, तो ये जो सेलेमेंडर लार्वी हैं, सेलेमेंडर लार्वी, तो इसने क्या किया कि सेलेमेंडर लार्वी के अंदर एक डाई को डाल दिया। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं परकिंस, परकिंस एलानिन, परकिंस एलानिन डाई, ये उस डाई का नाम है। तो जब इसने ये डाई इसके अंदर डाली, सपोज करो कि ये जो है वो डाई है, इसने इस तरह से डाल दी इस डाई। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि इसके, अब देखो ना, लार्वा है, लार्वा डिवाइड कर रहा है तो वो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर क्या होगा, अपना न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होंगे। तो अब क्या हुआ कि उस सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स थे, इस तरह से अगर मैं बना लूँ, ठीक है, तो उन क्रोमोसोम के अलावा बाकी सारी जो है स्ट्रक्चर थी उसने कलर ले लिया। क्रोमोसोम के अलावा बाकी सारी जो स्ट्रक्चर थी उसने कलर ले लिया। तो उसकी वजह से इसने क्रोमोसोम्स, अब देखो ना, जब एक चीज़ को कलर आ जाए, यानी कि उसके बैकग्राउंड को कलर आ जाए, हर चीज़ को, और उस चीज़ को ना आए तो वो चीज़ थोड़ी सी अलग दिखेगी। तो इसने कहा कि इसने नाम दे दिया इसको क्रोमोज़ोम, क्रोमोज़ोम। अच्छा, सोम जो है ना, वो वर्ड सोमा से निकला हुआ है। सोमा कहते हैं बॉडी को, क्रोमा कलर को कहते हैं, क्रोमा कलर। तो इसकी जो मीनिंग होती है वो होती है कलर्ड बॉडी। लेकिन एक्चुअली में ये जो नाम इसने रखा वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। क्रोमोसोम कलर्ड बॉडीज़ नहीं होते, बल्कि जब परकिंस एलानिन डाई जो थी वो जब डाली गई इन सेल्स के दरमियान, तो न्यूक्लियस ने कलर लिया, बाकी सारी चीज़ों ने कलर लिया एक्सेप्ट ऑफ दैट क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स के अलावा बाकी सारी चीज़ों ने कलर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है दी अदर टू साइंटिस्ट हु मेड मेजर कंट्रीब्यूशन फॉर दिस थ्योरी, दे वर वेल्टर सुटन, एन अमेरिकन ग्रेजुएट स्टूडेंट इन E.B. Williams एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी, एंड थियोडर एट द जर्मन बायोलॉजिस्ट। अच्छा, यहाँ पर इनके नाम है थोड़े बहुत। बोथ इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्पर्म्स एंड एग्स ड्यूरिंग मियोसिस। अच्छा, इनको क्रोमोसोम वगैरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है एग एंड स्पर्म में, ये भी पता नहीं थी। आई डोंट नो कि आपको पता है या नहीं, लेकिन जैसे रिप्रोडक्शन वगैरह की हम लेक्चर्स वगैरह देंगे तो पता चल जाएगा आपको। अब आप सोच रहे होगे कि मैं हर वीडियो में बोलता रहता हूँ कि ये भी चीज़ मैं अगली वीडियो में बोल दूँगा, ये तो इतना सब कुछ करूँगा कैसे मैं। तो ये मुझे भी नहीं पता कि मैं कब किस तरह से लेक्चर्स अपलोड करूँगा, लेकिन इतनी बात की जो है श्योरिटी मैं आपको दे सकता हूँ कि जल्द से जल्द मैं बाकी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। तो मैं, आप अंदाज़ा लगा लें कि मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ, सुबह को ये वीडियो बना रहा हूँ 8:30 बजे, पौने 9 बजे। तो इसके पीछे कोई रीज़न होगी। तो ये मेरा पैशन है वीडियोस बनाना, आपका काम है फ़िलहाल पढ़ना, और टेस्ट आपका होगा जल्दी, तो इसलिए आप अच्छे से प्रिपेयर्ड रहो।
अच्छा, इसके बाद क्या है, दे ऑब्जर्व दैट इन द सोमेटिक cell each chromosomes are found in pairs, but during meiosis the members of each pair segregate so that sperm and egg receive only one from there. Walter Sutton observed the cells of grasshopper and found that segregation pattern of chromosome during meiosis matched the segregation pattern of the Mendel's gene. अब बेसिकली क्या होता है कि दो जो है ना वो, यहाँ पर क्या लाइन लिखी हुई है, सोमेटिक सेल के अंदर हर क्रोमोसोम के अंदर जो है वो पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ठीक तरीके से बनाऊँ सोमेटिक सेल्स के अंदर, तो इस तरह से पेयर्स में होते हैं क्रोमोसोम। लेकिन जब वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में जाते हैं, सपोज करो कि इसमें से अगर यानी कि अगर एक बन रहा है तो इसमें से एक जो है वो सेग्रीगेट होगा इस तरह से, और ये दूसरा जो क्रोमेटिड है वो उस तरह से सेग्रीगेट हो जाएगा। और मेंडल ने जो चीज़ बताई थी वो भी सेम चीज़ इसी तरीके से बताई थी, लेकिन मज़े वाली बात ये है कि मेंडल को जो है वो क्रोमोसोम वगैरह का आइडिया ही नहीं था। तो उसने ये चीज़ किस तरह से सोची, किस तरह से इसको अकम्प्लिश किया, तो ये जो बड़ी बात थी जो जिसकी वजह से मेंडल को इतनी पजीराई मिली। अच्छा, और उसके बाद जो है ग्रास होपर के सेल्स को देखा गया, वो किसने देखा, वेल्टर स्टूटन ने। उसके बाद जो है इसको ये चीज़ पता चली कि ये सेम चीज़ मैच कर रही है मेंडल्स के जीन्स के पैटर्न के साथ। मेंडल ने बताया था कि जीन्स इस तरह से सेपरेट होते हैं, हालांकि उसने उसको जीन का वर्ड पता नहीं था, उसको उसने नाम दिया था फैक्टर्स का। तो उसने कहा था कि फैक्टर्स सेपरेट होते हैं इस तरह से, अगर इसमें एक सेल में इस तरह से दो फैक्टर हैं तो वो अगर दो सेल इसमें से बनेंगे रिप्रोडक्टिव तो एक फैक्टर इसमें चला जाएगा, एक फैक्टर इसमें। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेंडल न्यू। So 1902 he published his finding paper with the title The Chromosome in a Hereditary। अब ये जो है इसने एक जो है अपना थ्योरी बनाई या जो है इसको रिसर्च को पब्लिश किया, उसका ये नाम था। The same findings were observed by T. Bowen that chromosome number are reduced in half as the egg cell matures, and concluded that sperm and egg nucleus have one set of chromosome rather than found in all other the body। अच्छा, एक चीज़ अगर मैं आपको पता हो या नहीं मैं आपको बता दूं कि बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, जिनको हम 2n के साथ लिखते हैं, ठीक है। 2n इज़ फॉर द डिप्लॉयड। लेकिन जो स्पर्म और एग होता है वो दोनों क्या होते हैं, हैप्लॉयड। स्पर्म और एग बोथ आर हैप्लॉयड। तो यही चीज़ होती है। अब ये किसने ऑब्जर्व किया था, टी बोवेन ने, कि ये जो है आपके डिप्लॉयड सेल्स जो हैं इनमें फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी कि क्रोमोसोम नंबर 46 होंगे अगर ह्यूमन की बात करें तो। लेकिन स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे, 23, और एग में भी कितने क्रोमोसोम होंगे, 23। सो ये जो लाइन है टी बोवेन दैट क्रोमोसोम नंबर आर रिड्यूस्ड इन एग और मैच्योर कंक्लूड, ये सारी लाइन इसका मतलब सिंपली ये जो मैंने चीज़ बताई है इसका मतलब जो है बिल्कुल यही है। अच्छा, इसके बाद क्या है, इन 1890 अ जर्मन जेनेटिक्स कर्ल कोरेंस। अब ये जो है ना ये काफ़ी अच्छा साइंटिस्ट है, इसकी काफ़ी रिसर्च है। He rediscovered and verified independently Mendel's work in a separate model organism and published his first paper on 25th January 1900 with the title Mendel's Law Concerning the Behavior of Progeny of Racial Hybrids। अब इसने जो है एक अपना अलग से एक जर्नल पब्लिश किया, उसको उसने Mendel's Law Concerning the Behavior of Progeny of Racial Hybrids का नाम दिया, where first time he developed the relationship of hereditary units with the chromosome। तो ये पहला साइंटिस्ट था कार्ल कोरेंस जिसने हेरिडिटरी यूनिट्स को क्रोमोसोम के साथ कनेक्ट किया, ठीक है। और इस थ्योरी को किसने नाम दिया, इसकी जो हिस्ट्री है वो मैंने आपको बता दी। अब याद करने वाली चीज़ें जो हैं वो आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि इसमें ये चीज़ किसने बताई, इसमें कौन से एग्जाम्पल को जो है ऑब्जर्व किया गया, किसके लार्वे ऑब्जर्व किए गए, डाई जो है वो कौन सी यूज़ की गई, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ये जो है अपना आपकी एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है, इसकी सेंट्रल जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ द सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रल स्ट्रक्चर क्या है इसकी, सेंट्रोमियर। और ये एक इसकी शॉर्ट आर्म है, दूसरी इसकी लॉन्ग आर्म है। अच्छा, इसका जो टर्मिनल पार्ट होता है ना किसी भी आर्म का, इसको हम नाम देते हैं टीलोमेयर। तो ये भी टीलोमेयर है, ये भी टीलोमेयर है, और ये भी टीलोमेयर है, और ये भी टीलोमेयर। एक ही क्रोमोसोम की जो दो स्ट्रैंड्स होती हैं, जैसे कि ये एक ही क्रोमोसोम है और इसके जो दो दो स्ट्रैंड्स होंगे इसको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे। अगर मैं ये दूसरा क्रोमोसोम यहाँ पर बना दूँ तो ये दोनों जो होंगी वो क्या कहलाएंगी। हमारा टीचर था एक, तो उन्होंने मजाक में पूछ लिया कि इनको क्या कहेंगे, तो ऑप्शन में लिखा कज़न, कज़न जो है इस क्रोमेटिड्स। तो
क्लास में एक लड़की से पूछा, उसने कहा ये जी सर बिल्कुल, इसको कज़न क्रोमेटिड्स कहेंगे। तो इसको नाम देंगे हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, कज़न नहीं हुआ। तो ये चीज़ जो है वो क्रोमोसोम के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, और एक चीज़ के अंदर, एक क्रोमोसोम के अंदर जो होता है वो 2 डीएनए होते हैं। अगर 2 स्ट्रैंड्स हैं तो उसके पास 2 डीएनए होते हैं, ठीक है। और एक जो क्रोमोसोम होता है, एक अपना जो क्रोमेटिड होता है, क्रोमेटिड, वो एक डीएनए के बराबर होता है, उसमें एक डीएनए होगा। यानी कि अगर 46 क्रोमोसोम ह्यूमन के अंदर होंगे तो उसके अंदर कितने डीएनए होते हैं? 92 डीएनए। तो ये जो है रिगार्डिंग अपना एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, और ये नॉर्मली आपको कहीं पर लिखी हुई चीज़ें नहीं मिलती, तो इसी वजह से इन पर ध्यान दें और अच्छे से पढ़ें। अच्छा, ये शुरू में इन्होंने ना बड़ा मतलब एक स्टोरी के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है चीज़ें, लेकिन समझने वाली इसमें कोई चीज़ नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझा दी, बाकी चीज़ें याद करनी थी। स्टेटमेंट एंड एविडेंस ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अभी इसने खुद से अलग से एक कहानी बनाई है। मतलब इसने अपनी रिसर्च की, द रिसर्च ऑफ मेनी बायोलॉजिस्ट विच इज़ डिस्कस्ड अबव लेड टू क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस थ्योरी आ गई है, हमने सुन लिया। वेल्टर अपना डब्ल्यू सुटन 1902 इसने दे दी। इट स्टेट्स दैट द जीन्स आर लोकेटेड एट द क्रोमोसोम। अब इसने ये बताया कि ये जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड हैं। अब कहाँ पर हैं ये फ़िलहाल पता नहीं। which inherit through chromosomes of gamete cells, so chromosome act as carrier of heredity। अब इन्होंने ये बात जो कही थी, उन्होंने ये चीज़ कही कि क्रोमोसोम जो है वो हेरिडिटरी कैरी करते हैं, यानी कि जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर है, ठीक है। थ्योरी वाज सपोर्टेड बाय फॉलोइंग एविडेंसेस बेस्ड ऑन रिसर्च ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिस्ट। तो डिफरेंट बायोलॉजिस्ट की रिसर्च थी जिसकी वजह से ये थ्योरी जो है वो टिकी रही और सपोर्ट मिला इसको काफ़ी। अच्छा, यहाँ पर इसमें जो है ना 3 4 5 पोस्टुलेट्स लिखे हुए होंगे। अब ये सारे आपको समझ आएंगे नहीं आएंगे, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये सारे समझाऊँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स इनिशियल यूनियन ऑफ ओनली 2 सेल्स, एग एंड स्पर्म। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, किसको है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसमें गेमेट्स इन्वॉल्व हो। तो एक होता है आपका स्पर्म, दूसरा होता है एग। अगर इसको मैं नाम दूँ स्पर्म और इसको मैंने नाम दिया एग, जब इन दोनों की यूनियन होगी तो इसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। और इसके एग और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन की वजह से यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर आपको मिलेगा जाइगोट, और जाइगोट की फॉर्मेशन जो होती है दैट शोज दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इफ मेंडल्स मॉडल इज करेक्ट देन दीज टू gamete must take equal hereditary contribution. Sperm, however, contain little cytoplasm, therefore considered that the hereditary material must reside within the nucleus of the atom। अच्छा, इसमें से एक बात ये हुई कि स्पर्म जैसे कि इसकी साइज़ कम होती है बनिस्बत एग के, तो ये चीज़ इन्होंने को कंफर्म हो गई कि ये जो स्पर्म है इसका जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो लाजमी इसी के न्यूक्लियस के अंदर होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म एग का काफ़ी ज़्यादा होता है और जो इसका अपना साइटोप्लाज्म है स्पर्म का वो कम होता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एग का जो अपना, यानी कि जो अपना हेरिडिटरी मटेरियल है, उनको ये चीज़ जो है वो जहन में आई कि इनका हेरिडिटरी मटेरियल इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस होगा। अच्छा, दूसरा पोस्टुलेट क्या है कि क्रोमोसोम सेग्रीगेट ड्यूरिंग मेयोसिस इन अ सिमिलर मैनर टू दैट ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स सेग्रीगेट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मैंने वो चीज़ भी आपको बताई कि किसी भी जो है ऑर्गेनिज्म में या किसी सेल में जो है 2 फैक्टर्स होंगे या 3 फैक्टर्स होंगे तो वो नॉर्मली सेपरेट हो जाएंगे। एक सेल में एक चला जाएगा, दूसरे सेल में दूसरा चला जाएगा। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं वो अपना, जब अपना ये मेंडल्स का काम देखेंगे ना तो उसमें ये मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी। है गेमेट्स हैव वन कॉपी ऑफ ईच पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो गेमेट्स के अंदर एक ही कॉपी होगी। जैसे कि यहाँ पर अगर 2 सेल्स हैं तो इसमें से अगर 2 सेल बनेंगे तो इसके पास एक कॉपी चली जाएगी और इसके पास एक कॉपी चली जाएगी, ये अगर पूरा सेट है क्रोमोसोम का। तो डिप्लॉयड है 1 2 कॉपीज। अब ये डिप्लॉयड है 2n, और ये क्या हो गया? ये भी n, ये भी n। इन मेंडेलियन मॉडल है 1 कॉपी ऑफ फैक्टर वाइल डिप्लॉयड है इंडिविजुअल है 2। अब डिप्लॉयड मेंडेलियन की बात दोनों की सेम ही है। During meiosis, each pair of homologous chromosomes orients on the metaphase plate independent of any other pair. Thus, independent assortment of chromosomes are like factors assorted trait as explained by the Mendel's law of assortment। अब ये मेंडल के लॉ की बात हो रही है, लेकिन इसमें जो बताने वाली चीज़ है कि
जब मियोसिस होती है तो उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम, ये सेंट्रल प्लेट को हम नाम देते हैं मेटाफेज, अपना मेटाफेज प्लेट, या इसको इक्वेटोरियल प्लेट भी का भी जो है नाम दिया जाता है। तो क्रोमोसोम अपने आप को इस जो है लाइन के ऊपर अरेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है सेम ही होता है जिस तरह से अपना जो है, और अपना जो है ये रैंडम जो है अरेंजमेंट होती है, और यहाँ पर लिखी हुई है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर पेयर, यानी कि कोई पेयर किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा। और बाकी चीज़ इसमें क्या है कि ये भी जो है मेंडल्स लॉ जो है इंडिपेंडेंट असार्टमेंट है, उसी की तरह होती है। अब इंडिपेंडेंट असार्टमेंट जब पढ़ोगे, मैंने कहा ना मेंडल का जब काम देखेंगे तो उसमें ये चीज़ आएगी, और वहाँ से हम जो है वो कर लेंगे। यहाँ पर क्या है मज़ीद कि देयर वाज वन प्रॉब्लम विद द थ्योरी दैट मैनी इन्वेस्टिगेटर्स soon pointed out. If Mendelian traits are determined by the factors located on the chromosome, and if independent assortment of the Mendelian trait reflects the independent assortment of these chromosomes in the meiosis, why it is that the number of factors that assort independently of one another in a given type of organism is greater than in the number of chromosomes pair that the organism possess. अगर इसकी पूरी की मैं आपको सिंपली बात कहूँ कि मेंडल ने क्या कहा, मेंडल ने कहा कि भाई जो है फैक्टर्स जो हैं वो कुछ वो क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। और दूसरा क्या चीज़ इन्होंने कही कि अब सवाल पूछा गया है, व्हाई इट इज़ दैट द नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर इन अ गिवन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ग्रेटर देन द क्रोमोसोम पेयर इन दैट द ऑर्गेनिज्म, के फैक्टर का जो है नंबर वो काफ़ी ज़्यादा क्यों है अपना जो है क्रोमोसोम से। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये चीज़ जो है आपको फ़िलहाल समझ नहीं आएगी, बिकॉज़ कि हमने मेंडेलियन काम को नहीं देखा, मेंडेलियन का जो वर्क हुआ था। अब आपको ये चीज़ें मज़ीद तब क्लियर होगी जब मेंडल असार्टमेंट का आप लॉ पढ़ोगे, इंडिपेंडेंट असार्टमेंट का बाकी चीज़ें पढ़ोगे। तो जब मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करवाऊंगा ना, तो आपको बिल्कुल ये लाइन, आप जो है ना इसको, इस लाइन का मतलब आप मुझे खुद बताओगे, ठीक है। तो इसमें पीछे जो चीज़ें आई हैं जो आपको कंफ्यूज कर रही हैं और जिसमें मेंडल का नाम आ रहा है ना, तो उनको फ़िलहाल इसको स्किप करो। जो चीज़ें पढ़ाई हैं उनको अच्छे से पढ़ो, और बाकी बुक रीडिंग करो, और जितना हो सके इनको समझो। बाकी नेक्स्ट जो है वीडियोस के अंदर जब भी ये मेंडल का नाम आया, जब भी मेंडल का काम आया, तो मेंडल के काम को जो है हम बखूबी पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और मैं आपको इनकी जो चिकर बोर्ड्स होते हैं वो भी बनाकर जो है, ये तो अंडो एक्स बन गया, इनका जो चिकर बोर्ड है वो बनाकर दिखाऊंगा कि इसमें जो है वो अपना क्रोमोसोम और ये बाकी सॉरी अपना क्रोमोसोम नहीं बल्कि जो है फैक्टर्स वगैरह वो किस तरह से हम रखते हैं, और किस तरह से जो है वो बनेंगे, कौन सी स्पेशी बनेगी, रेड बनेगा वाइट बनेगा। जैसे कि रेड को आर आर के साथ लिखते हैं, और अपना वाइट को अगर लिखें तो स्मॉल आर के साथ, वाइट को अगर लिखें तो स्मॉल आर के साथ, फिर इन दोनों की ये इसमें से दो जीन बनेंगे, एक आर और ये भी आर, और इसमें से दो जीन स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो इसमें से जो अपना प्रोजेनी बनेगी, एक आर आर बनेगी, दूसरी ये दूसरी भी आर आर। तो ये 50%, ये भी 50%। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से होती हैं, ये मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा, और आप अच्छे से समझ जाओगे, आप खुद से ये चीज़ें करोगे, ठीक है। अच्छा, बाकी इसके बाद जो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है जो कि किसने की थी। अब ये भी जो है ना पूरा एक एक्सपेरिमेंट है। इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बाय टी.एच. मॉर्गन टू दी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।